चलिए भाई, लाइव है। जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, मैं नितिन चौधरी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कोचामन डिफेंस एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो थंबनेल पर, कोचामन डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए लगातार मॉक सीरीज करा रहा हूं और ये मॉक सीरीज आपके अपकमिंग एनडीए, नेवी एंड एयरफोर्स के एग्जाम्स के लिए बेनिफिट देने वाली है। लगातार आपके इन डिफेंस के एग्जाम में आपको लाभ पहुंचाने वाली है। तो इसी मॉक सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डियर स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट 4। जी हाँ, आपके लिए लेकर आए हैं आज मॉक टेस्ट 4, है ना, चौथे नंबर का मॉक टेस्ट। इससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने मॉक 1, 2, 3 को नहीं देखा है, एक बार जाकर हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, फिजिक्स बाय नितिन सर मॉक 1, 2, 3, ठीक है ना। उसके बाद मॉक 4 को देखिएगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक शानदार से मोटिवेशनल थॉट के साथ। क्या है आज का मोटिवेशन थॉट, है ना? काबिल होकर भी कामयाब न हुआ, थोड़ा और अभ्यास करूंगा मैं। कि काबिल होकर भी कामयाब न हुआ, थोड़ा सा अभ्यास और करूंगा मैं। बीत जाता है एक और साल यूं ही, पर एक और प्रयास करूंगा मैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो थॉट है वो हमें बताता है कि हमें लगातार प्रयास करते रहने चाहिए और प्रयास में छोटे छोटे प्रयासों से ही सफलता मिलती है, कामयाबी मिलती है। काबिल होकर भी कई बार हम कामयाब नहीं होते क्योंकि हम बीच में ही दम तोड़ देते हैं, प्रयास करना छोड़ देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में बीच वाली उंगली प्रदर्शित करती है। जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है डियर स्टूडेंट्स, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, वो कहता है कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और पास वाली दोनों उंगलियों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर फैलाएं तो जो बीच वाली उंगली होती है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। और जो तर्जनी है, ये जो छोटी वाली उंगली है, ये हमारी धारा की दिशा को बताती है और अंगूठा चालक में बहने वाले वो चालक पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करता है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पूछा क्या जा रहा है, बीच वाली उंगली, दैट मीन्स मिडिल फिंगर की बात कर रहा है। तो मिडिल फिंगर के लिए आएगा क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। B4 बॉम्बे विल बी करेक्ट आंसर। चलिए भाई, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा नहीं है? ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करे, वो मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करे वो मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं होगा। निकल है, आयरन है, कोबाल्ट है, ये सब क्या है, ये सब के सब भाई मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं, ये सब के सब मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं। लेकिन ये जो वुड है, दैट मीन्स लकड़ी, क्या, लकड़ी है ना, ये मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है। दैट मीन्स चुंबक द्वारा अट्रैक्ट नहीं होता, मैग्नेट द्वारा अट्रैक्ट या रिपेल नहीं होता। इसीलिए इसका सही जवाब होगा D4 डिफेंस। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब होगा D4 डिफेंस। चलिए, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है। जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर है उसका काम क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रिकल मोटर होता है, विद्युत मोटर होता है, वो तो बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल करंट को मैकेनिकल करंट में। लेकिन जो जनरेटर होता है, डायनामो होता है, उसका क्या काम होता है, इसका रिवर्स होता है, दैट मीन्स मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक में, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने का काम होता है। इसीलिए इसका सही जवाब जाएगा C4 कमांडो, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। किसका काम है? जनरेटर का काम है, डायनामो का काम है मेरे भाई। चलिए, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध दो समान बिंदुओं के बीच जुड़े रहते हैं तो उनके संयोजन को क्या कहते हैं, ना? दो या दो से अधिक, दो बिंदुओं के बीच इस तरीके से ऐड रहते हैं, इस तरीके से ऐड रहते हैं भाई, है ना, और दो समान बिंदुओं के बीच, दैट मीन्स उनके बिटवीन पोटेंशियल, पोटेंशियल कैसा रहता है, सेम रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, पोटेंशियल सेम किस केस में रहता है? समांतर में, पैरेलल में, है ना, किसमें? समांतर में, समांतर क्रम में, है ना। और जो सीरीज होता है वो होता है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में क्या समान रहता है? श्रेणी क्रम में समान रहती है धारा, है ना, करंट।
और समांतर में क्या समान रहता है, पोटेंशियल या विभव। चलिए भाई, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकत्व को कूलॉम के नियम में बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। चुंबकत्व में कूलॉम का नियम है ना, कुल मिला के कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म F इक्वल टू फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। तो जो फोर्स होता है वो मास के प्रोडक्ट के, तो इसके पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू और आर के इनवर्स प्रोपोर्शनल टू, है ना। तो यहां हो जाएगा दूरी के वर्ग के, है ना, क्या व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इसीलिए डी फॉर डिफेंस विल बी करेक्ट आंसर। चलिए भाई, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को क्या कहते हैं ना। चुंबकीय प्रेरण B और चुंबकीय तीव्रता I, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है। तो इसका अनुपात होता है डियर स्टूडेंट्स मैग्नेटिक परमेबिलिटी, है ना, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। B और I का रेशियो क्या कहलाता है, चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाता है मेरे भाई। चलिए, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 फेरों वाली कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में 0.05 वेबर पर सेकंड की दर से बढ़ता है, तो कुंडली के किनारों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा। तो फैराडे का दूसरा नियम आपने पढ़ा होगा दोस्तों। फैराडे का दूसरा नियम होता है E बराबर माइनस का N डी फाई ओवर डी टी, है ना। यहां पर जो N है, N क्या चीज है मेरे भाई, N है मेरे भाई फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स, और डी फाई ओवर डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स परिवर्तन की दर, है ना। तो E इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है 50, और ये जो रेट है फ्लक्स में चेंज का 0.05 है ना। तो इनका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 25, एक ये वाला 0, 2 अंक बाद दशमलव, तो ये जाएगा 2.5, है ना। 2.5 वोल्ट इसका सही जवाब होगा। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा कितना, 2.5 वोल्ट, है ना, फैराडे के सेकंड लॉ से। और फैराडे के जो लॉ होते हैं डियर स्टूडेंट, फैराडे लॉ जो होते हैं वो किस फिजिकल क्वांटिटी के कंजर्वेशन पर बेस्ड होते हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका सही जवाब होगा एनर्जी कंजर्वेशन, दैट मीन्स ऊर्जा संरक्षण। चलिए भाई, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दिष्ट धारा वोल्ट मीटर अधिकतम 300 वोल्ट मापन कर सकता है, तो इसको 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा जाए, तो वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा, पाठ्यांक क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि दिष्ट धारा जो वोल्ट मीटर होता है, डीसी जो वोल्ट मीटर होता है, वो कभी भी क्या करता है, एसी को रीड नहीं करता, है ना। कुल मिला के एसी पर कार्य नहीं करता, वो डीसी पर ही कार्य करता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 0 वोल्ट, है ना। डीसी जो मीटर होते हैं वो डीसी पर ही काम करते हैं, एसी पर काम नहीं करते, इसीलिए इसका आंसर आएगा 0। यस, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, A4 आगरा। चलिए भाई, एक विद्युत वाहक कंडक्टर, है ना, जिसे हम कहते हैं विद्युत वाहक कंडक्टर का मतलब होता है धारावाही चालक। क्या होता है, धारावाही चालक होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना, इसको कहते हैं धारावाही चालक। ठीक है भाई, इसको कहते हैं धारावाही चालक। तो धारावाही चालक किससे संबंधित है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या होता है भाई, करंट फ्लो होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है। करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं और फिर उसके बाद उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड को फील करते हैं। ये किसने बताया था, वैज्ञानिक ऑस्टेड ने बताया था। ठीक है ना। चलिए भाई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ए, मैग्नेटिक फील्ड, है ना, चुंबकीय क्षेत्र वाला सही जाएगा इसका जवाब A4 एयरफोर्स। चलिए भाई, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है फेराड। देखिए इंग्लिश में सही लिखा हुआ और यहाँ फेराडे, है ना, तो ये फेराड ही कर लीजिए इसे, फेराड, है ना, क्या फेराड। तो फेराड किसकी यूनिट है, तो फेराड आप जानते हो डियर स्टूडेंट्स किसकी यूनिट है, कैपेसिटेंस की, है ना, कैपेसिटेंस की यूनिट है क्या, फेराड, है ना, कैपेसिटेंस की यूनिट है फेराड, कैपिटल F। और रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, है ना, कंडक्टेंस की यूनिट है 1/ओम, और आपका इंडक्टेंस की यूनिट है हेनरी। ठीक है ना। तो ये चीजें आपको एकदम से क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है फेराड किसकी इकाई है, तो फेराड मेरे भाई किसकी इकाई है, धारिता की इकाई है, धारिता का मात्रक होता है। चलिए भाई, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ आने पर
तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर मैं बात करता हूं डियर स्टूडेंट्स, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, है ना, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हो, पराविद्युतांक दिया हो, तो यहाँ पर आ जाता है के। कुल मिला के सी का मान के पर डायरेक्ट डिपेंड करता है। जब पराविद्युत पदार्थ आ जाएगा इसके बीच में तो के आ जाएगा, के बढ़ जाएगा, के आ जाएगा तो सी का मान भी बढ़ जाएगा। कुल मिला के कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, धारिता बढ़ेगी, इसीलिए इसका ऑप्शन जाएगा ए फॉर अग्निवीर, है ना, अग्निवीर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई, निम्न में से किसके तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध कम हो जाता है ना। कुल मिला के टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर, है ना, इनमें से किसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर को बढ़ाने पर जो चालक होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, उनका प्रतिरोध बढ़ता है और जो अर्धचालक होते हैं उनका प्रतिरोध घटता है ना। तो सेमीकंडक्टर्स का रेजिस्टेंस जो होगा वो डिक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। तो इनमें सेमीकंडक्टर कौन सा है वो देखना पड़ेगा। देखिए तांबा हुआ, नाइक्रोम हुआ, प्लेटिनम हुआ, ये सब कंडक्टर हैं, ये सब मेटल्स हैं, है ना, ये सब मेटल्स हैं। लेकिन जो प्योर सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, है ना, ये सब क्या होते हैं, ये सेमीकंडक्टर होते हैं। तो इनका टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज किसका होता है, सेमीकंडक्टर का होता है मेरे भाई, जिससे हम कहते हैं अर्धचालक। क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन जाएगा ए फॉर एयरफोर्स। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक चुंबक को दो बराबर हिस्सों में ऊर्ध्वाधर काटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति, है ना, पोलर स्ट्रेंथ पूछ रहा है। तो कैसे काट रहा है, ऐसे तो कहा नहीं इसने। देखिए डियर स्टूडेंट्स, चुंबक है हमारे पास एन एस, है ना, एक यहाँ पर मैंने मैग्नेट ले लिया एन एस, है ना। तो इसको एक तो इस तरीके से कट किया जाता है और एक इस तरीके से कट किया जाता है। एक तो इससे हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली, है ना। एक तो इससे क्षैतिज काटा जाए, एक ऊर्ध्वाधर काटा जाए, ठीक है ना। क्षैतिज काटते हैं तो इसका जो पोलर स्ट्रेंथ है वो हो जाता है आधा, है ना। और वर्टिकल काटते हैं तो पोलर स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ऐसे काटने पे तो हो जाती है ध्रुव सामर्थ्य आदि, और ऐसे काटने पर रहती है सेम। तो यहाँ पर ऐसे तो कहा नहीं है, कैसे काट रहे हैं, ऊर्ध्वाधर काटा जाता है। अच्छा, ऊर्ध्वाधर काटा जाता है। when a bar magnet is cut into two equal halves the pole strength of the each piece, है ना। लेकिन वर्टिकली, है ना, कट इनटू टू हाफ्स वर्टिकली, वर्टिकली, है ना, इंग्लिश वाले सही कर लेंगे स्टूडेंट्स। वर्टिकली कहते हैं इस तरीके से कट करना, है ना, इस तरीके से कट करना। तो इस तरीके से कट करेंगे तो पोलर स्ट्रेंथ पे, है ना, पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्रुव सामर्थ्य समान रहती है, बिकम्स इक्वल, है ना। ऑप्शन आ जाएगा कौन सा, डी फॉर डिफेंस। चलिए भाई, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 8 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर 2 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करता है, पिंड द्वारा उत्पादित शक्ति कितनी होगी, है ना। कोई भी पार्टिकल किसी भी सर्कुलर ट्रैक पे जब मूव करेगा डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया था कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। और जब भी कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ेगा, गोल गोल करके घूमेगा, तो डियर स्टूडेंट्स उसमें अभिकेंद्रीय बल लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाइड होगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इसीलिए यहां पर पूछा जाता है पावर। पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। जब वर्क डन जीरो हो गया, है ना, कार्य का मान जीरो हो गया, तो पी का मान भी क्या हो जाएगा, पी का मान भी मेरे भाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए इसका सही जवाब जाएगा डी फॉर डिफेंस। डी फॉर डिफेंस विल बी करेक्ट आंसर। चलिए, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रोटॉन 100 वोल्ट के विभवांतर के माध्यम से त्वरित होता है जिसमें डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा 0 है। एक अल्फा कण 800 वोल्ट के माध्यम से त्वरित होता है तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कितनी हो जाएगी। डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात कर रहा है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ की जब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वेवलेंथ का, वो पोटेंशियल पर कैसे डिपेंड करता है, ऐसे डिपेंड करता है ना। पोटेंशियल पर कैसे डिपेंड करता है, ऐसे करता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू रूट के, है ना। अब यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, तो ये हो जाएगा भैया क्या, b2 अपॉन b1, ठीक है ना। पहले लैम्डा 0 था, अपॉन लैम्डा 2 निकालना है। पोटेंशियल पहले कितना था, पोटेंशियल पहले 100 था, बाद में कितना हो रहा है
800 हो रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म है ना। तो यहाँ पर मैं लैम्डा 2 का मान निकालूंगा तो लैम्डा 0 बट्टा ये 8 आएगा नीचे रूट में, और रूट 8 को लिख सकते हो 2 स्क्वायर रूट 2 है ना, 2 स्क्वायर रूट 2। इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए फॉर एयरफोर्स है ना, ए फोर्स एयरफोर्स विल बी करेक्ट आंसर। चलिए भाई, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गेट जिसमें उच्च आउटपुट प्राप्त करने के लिए सभी इनपुट निम्न होने चाहिए उसे क्या कहते हैं ना। तो कुल मिला के मैक्सिमम आउटपुट हमें गेन करना है तो सभी इनपुट कैसे होने चाहिए, तो सभी इनपुट कैसे, सभी इनपुट निम्न होने चाहिए है ना, मिनिमम। तो हाई आउटपुट के लिए मिनिमम क्या इनपुट है ना, मिनिमम इनपुट ये होता है किसमें, इन्वर्टर में, किसमें, इन्वर्टर में है ना, इन्वर्टर बोलते हैं नॉट गेट को, ठीक है। चलिए, आपतन कोण जिस पर परावर्तित प्रकाश हवा से कांच की ओर परावर्तन के लिए पूर्णतः ध्रुवित होता है, अपवर्तनांक n है। जब जब पोलराइजेशन की बात आएगी तब तब आप ध्यान रखेंगे, एक नियम है जिसे हम कहते हैं ब्रूस्टर लॉ, ब्रूस्टर का नियम। और ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है मेरे भाई, ब्रूस्टर का नियम कहता है tan इनवर्स n, tan इनवर्स n। ये जो n है, ये n है, इसको कहते हैं अपवर्तनांक, क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है ना, अपवर्तनांक कहते हैं इसको, ठीक है भाई, इसको कहते हैं अपवर्तनांक ब्रूस्टर लॉ में। आगे चलो, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तार को खींचने पर प्रति इकाई आयतन में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है ना, कुल मिला के ऑन स्ट्रेचिंग अ वायर द इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन अ वायर इज इक्वल टू हाफ FL, क्या होती है, हाफ FL होती है, यू की वैल्यू है ना, हाफ FL होती है। तो इसका सही जवाब होगा FL/2, दैट मीन्स डिफेंस। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दो गोले पर आवेश, एक पर प्लस का 7Q, एक पर माइनस का 5Q है, पारस्परिक रूप से वे एक बल F का अनुभव करते हैं, यदि उनमें से प्रत्येक को माइनस का 2 माइक्रोकूलम का अतिरिक्त आवेश दिया जाता है तो आकर्षण का नया बल कितना हो जाएगा। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डियर स्टूडेंट्स, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होता है Q1 इंटू Q2 बट्टा R स्क्वायर, है ना, यही तो होता है। तो यहाँ पर चार्ज की बात की जाए, जैसे दो चार्ज हैं, प्लस का 7 माइक्रोकूलम और दूसरा है आपका माइनस का 5 माइक्रोकूलम, देन इनके बिटवीन फोर्स कितना है, F है। फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर प्रत्येक को हम दे रहे हैं माइनस का 2 माइक्रोकूलम, तो माइनस का 2 माइक्रोकूलम इससे देंगे तो ये कितना आएगा भाई मेरे, 5 माइक्रोकूलम आएगा प्लस का, है ना, और फिर इससे माइनस का 2 माइक्रोकूलम देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 7 माइक्रोकूलम। अब देखिए, पहले चार्ज कितना था, ये दोनों थे, तब कितना था, फोर्स F था। अब चार्ज ये दोनों हैं लेकिन हैं तो सेम ही, 7 इंटू 5 35 है ना, तो फोर्स अब भी कितना रहेगा, F ही रहेगा, कोई चेंज इसमें नहीं आएगा। इसीलिए इसका जवाब होगा A फॉर एयरफोर्स, है ना, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई, एक सरल आवर्त दोलन की स्थितिज ऊर्जा का जब कण अंतिम बिंदु से आधा होता है, अंतिम बिंदु से आधा होता है ना, कुल मिला के इस तरीके से बात हो रही है, अंतिम बिंदु से आधे, ये होती है अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु कहते हैं भैया चरम स्थिति, है ना, ये होती है माध्य स्थिति, अइया भैया बीच में सैया, है ना, तो ये अइया भैया तो चरम स्थिति है, और ये बीच वाली जो स्थिति है ये माध्य स्थिति है, यही स्थिति हमारी क्या है, माध्य स्थिति है। इसको कहते हैं भैया क्या, मीन पोजीशन, है ना, मीन पोजीशन कहते हैं। ये चरम स्थितियां हैं जिन्हें हम कहते हैं अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु से आधी दूरी पर, पूरी दूरी पर नहीं, आधी दूरी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या कहना चाह रहा है कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड का आधा है ना, इसने कहा है कि वो आधी दूरी पर है, एम्पलीट्यूड का आधा है डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान रखिएगा, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है SHM के अंदर, उसका मान होता है भैया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर बाई स्क्वायर, है ना, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, बाई की वैल्यू है A/2, कुल मिला के एम्पलीट्यूड का आधा, ठीक है ना। तो ये 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा A स्क्वायर बट्टा 4, और ये पूरी की पूरी वैल्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू भाई किसकी होती है, ये टोटल एनर्जी होती है SHM के अंदर, है कैपिटल E। तो E/4 इसका करेक्ट आंसर जाएगा, E/4 इसका करेक्ट आंसर जाएगा, जिसका नाम है D फॉर डिफेंस, ठीक है ना। चलिए भाई, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, NV ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है। NV कक्षा में किसी भी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, तो बोहर का आपने मॉडल पढ़ा होगा, बोहर मॉडल कहता है कि लीनियर मोमेंटम जो होता है L, वो
h अपॉन 2 पाई का परफेक्ट मल्टीपल होता है, दैट मीन्स n टाइम्स होता है NH/2। NH/2 इसका करेक्ट आंसर जाएगा C4 कमांडो। चलिए भाई, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 100 मिली हेनरी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा, एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर, किसी भी प्रेरक में ऊर्जा, संचित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है कितना, 1/2 Li²। ठीक है ना, 1/2 L की वैल्यू कितनी है 100 मिली हेनरी, और मिली हेनरी से बनाएंगे हेनरी, 10⁻³ का मल्टीप्लाई करेंगे, आई दे रखा है 1 एम्पियर, 1 का स्क्वायर होता है भैया 1, तो ये कैंसिल होगा कितने बार 50 टाइम्स है ना, 50, तो 50, और ये आ गया नीचे कितना 1000। ठीक है, 0 से 0 गया, 100 का भाग देंगे तो 0.05, 0.05 एनर्जी है, इसीलिए यूनिट आएगी इसकी जूल, तो 0.05 जूल वाला ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा। चलिए भाई, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 सेल है ना, जिनमें प्रत्येक का ईएमएफ है E और आंतरिक प्रतिरोध है R, कैपिटल R के समानांतर में जुड़े हैं, प्रतिरोधी को दी जाने वाली अधिकतम शक्ति केवल तभी होगी जब, आपने पढ़ा होगा मैक्सिमम पावर थ्योरम, अधिकतम शक्ति प्रमेय। जी हाँ, आपने पढ़ा होगा अधिकतम शक्ति प्रमेय। ठीक है ना, अधिकतम शक्ति प्रमेय। अधिकतम शक्ति प्रमेय कहता है कि आपका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए किसके, इंटरनल रेजिस्टेंस के। दो सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो इनका R इक्विवेलेंट कितना निकलेगा भाई, 1/R प्लस 1/R, किसमें, पैरेलल में है ना, समांतर क्रम में, तो यहां से हो जाएगा ये 2/R, और R इक्विवेलेंट हो जाएगा भाई कितना, R/2। ठीक है, और मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या कहता है कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, बाह्य प्रतिरोध है कैपिटल R, वो बराबर होता है किसके, इंटरनल रेजिस्टेंस के, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R/2 है, इसीलिए इसका सही जवाब जाएगा R = R/2, A4 एयरफोर्स। ठीक है ना। चलिए भाई, निष्पन्द एवं प्रस्पंद के बीच की दूरी होती है ना, निष्पन्द प्रस्पंद, नोड एंड एंटी नोड है ना, तो नोड एंड एंटी नोड कैसे बनते हैं, ये चीज आप यहां देख लेंगे। जिन पॉइंट्स पर एम्पलीट्यूड, जिन पॉइंट्स पर भैया एम्पलीट्यूड क्या होता है, जिन पॉइंट्स पर एम्पलीट्यूड होता है मिनिमम, वहां तो बनता है नोड, क्या बनता है, नोड बनता है। जिन पर एम्पलीट्यूड होता है मिनिमम वहां बनता है नोड, और जहां एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम वहां बनता है एंटी नोड, क्या बनता है, एंटी नोड। नोड बनेगा, नोड बनेगा, नोड बनेगा, यहाँ नोड बनेगा, यहाँ एंटी नोड, यहाँ एंटी नोड, यहाँ एंटी नोड। तो जो नोड होता है उस पर प्रेशर एंड डेंसिटी मैक्सिमम होते हैं, और एंटी नोड पर प्रेशर एंड डेंसिटी मिनिमम होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दो नोड के बीच का डिस्टेंस, दो नोड के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो आप याद रखेंगे, वो होता है λ/2, और दो एंटी नोड के बीच का भी डिस्टेंस क्या होता है, λ/2 होता है। लेकिन एक नोड एक एंटी नोड, एक नोड एक एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस होता है λ/4, क्या होता है, λ/4। ध्यान रखेंगे, नोड नोड या एंटी नोड, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या, λ/2 होना चाहिए। दूसरी बात आप याद रखेंगे, नोड एंटी नोड या एंटी नोड, इनके बीच का डिस्टेंस होना चाहिए भैया λ/4, क्या होना चाहिए, λ/4 होना चाहिए। इसीलिए इस क्वेश्चन का जवाब जाएगा, ये कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन नोड्स एंड एंटी नोड्स, नोड्स एंड एंटी नोड्स है ना, λ/4, क्या होगा, λ/4 होगा भाई मेरे। ठीक है, चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, BE और BP पृथ्वी और एक अन्य ग्रह के पलायन वेग हैं, तो जिसकी त्रिज्या, एक अन्य ग्रह है जिसकी त्रिज्या पृथ्वी से दोगुनी है, माध्य घनत्व तो समान है, तो फिर बताइए BE और BP में रिलेशन क्या होगा, तो फिर बताइए BE और BP में रिलेशन क्या होगा। इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। ठीक है ना, आपके जवाब का मैं इंतजार करूंगा। आगे चलिए, ये मॉक टेस्ट 3 जो हमने पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स, मॉक टेस्ट 3, उसमें हमने इस क्वेश्चन को दिया था होमवर्क के रूप में है ना, आपको गृह कार्य दिया था, तो आपने इसका क्या आंसर दिया कमेंट में, वो आपने अपने अपने हिसाब से सॉल्व करके दिया। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए, लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा आखिरकार जान लेते हैं।
एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का प्रतिरोध कैपिटल आर है। यह दूसरा प्रतिरोध जो कि समान पदार्थ से बना है लेकिन लंबाई को आधा कर दिया जाए और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को डबल कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ और एरिया पर कैसे डिपेंड करता है, ऐसे करता है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि नया जो रेजिस्टेंस होगा उसका जो लेंथ है ना वो तो पहले वाले का आधा हो जाएगा, और दूसरी क्या बात कर रहा है, दूसरी बात कर रहा है कि एरिया डबल हो जाएगा। जी हाँ, एरिया डबल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, L/4A। कितना हो जाएगा, L/4A। पहले L/A था, अब नीचे कितना आ रहा है, 4 और आ रहा है, तो R/4 कितना आ जाएगा, R/4 आ जाएगा मेरे भाई। इसका आंसर हो जाएगा C4 कमांडो, है ना। R/4 विल बी करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास में यही सब मैटर में, यही सब कंटेंट में तैयार करके आपके लिए लाया। आप सभी अगर इस तरीके की वीडियो लगातार चाहते हो तो जी इस वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो मॉक सीरीज है जो हम कंटिन्यू चला रहे हैं एनडीए नेवी एयरफोर्स के लिए, ये हम इसी तरीके से जारी रखेंगे जब तक आप लोग हमारा साथ देते रहेंगे। साथ देने का मतलब केवल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको क्लासेज मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन भाई आप लोग हमें एनर्जी देंगे कैसे, आप लोग हमें एनर्जी देंगे केवल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके। बाकी का काम हमारा है, बिल्कुल निःशुल्क आपको ये सारी चीज़ें मैं करा रहा हूँ एकदम शानदार तरीके से। अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में लगातार डिफेंस में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं उनका कलेक्शन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। चलिए डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट मॉक टेस्ट नंबर 5 में। जय हिंद सभी को, बाय बाय, टेक केयर।